सिर्फ एक एक्शन हीरो की तरह इमेजिन करते हैं, मूंछों पर ताव देते हुए, हाथ में पिस्तौल लिए हुए। हाँ, वो पोस्टर वाली छवि। बिल्कुल, लेकिन रिकॉर्ड्स चीख चीख कर कहते हैं कि वो एक शानदार रणनीतिकार, या कहें चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा और तेज तरार विचारकों के साथ मिलकर एचआरए को एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया। उन्होंने संगठन के नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह पूरी रणनीति का बदलाव था। स्रोत बताते हैं कि वे अब सिर्फ पॉलिटिकल डकैती नहीं करना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे? वे समाजवाद को गहराई से समझ रहे थे। कॉमरेड शिव वर्मा के संस्मरणों से पता चलता है कि आजाद ने उनसे एबीसी ऑफ कम्युनिज्म जैसी किताबें मांगी थीं। अरे वाह, कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ रहे थे। हाँ, वे घंटों इन विषयों पर चर्चा करते थे कि आजाद भारत का आर्थिक ढांचा कैसा होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो मुझे थोड़ा उलझाता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ वो मार्क्सवादी और समाजवादी साहित्य पढ़ रहे हैं, रूस की क्रांति के तरीके सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ सीआईडी फाइलों के अनुसार पुलिस से बचने के लिए उन्होंने झांसी के पास ओरछा के जंगलों में अपना जो गुप्त ठिकाना बनाया था। हाँ, ओरछा वाला ठिकाना। वहां वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रह रहे थे। वो एक रूढ़िवादी हिंदू पुजारी के भेष में बच्चों को रामायण पढ़ा रहे थे। मतलब क्या ये एक समाजवादी क्रांतिकारी के लिए बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? देखिए, ये विरोधाभासी तो उनकी असल बुद्धिमत्ता को साबित करता है। आजाद कोई किताबी आदर्शवादी नहीं थे, वो एक चरम यथार्थवादी या कहें प्रैग्मेटिस्ट थे। मतलब उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता थी। बिल्कुल, उनका लक्ष्य था किसी भी तरह संगठन को जिंदा रखना। विचारधारा उनके दिमाग में थी, लेकिन जमीन पर जीवित रहने के लिए उन्होंने वही भेष चुना जो उस समाज में सबसे ज्यादा सुरक्षित और अदृश्य हो सकता था। हाँ, एक पुजारी पर अंग्रेज पुलिस कभी शक नहीं करती। एकदम सही। ओरछा के जंगलों में सत्तार नदी के किनारे उस कुटिया में दिन में वे बच्चों को पढ़ाते थे और रात में अपने साथियों को अचूक निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते थे। क्या गजब का दोहरा जीवन था। दिन में पंडित जी और रात में कमांडर। और मैंने पढ़ा है कि जब उन्हें एचएसआरए के आधिकारिक पर्चे या धमकियां जारी करनी होती थी तो वो बलराज नाम से हस्ताक्षर करते थे। हाँ, बलराज उनका एक और छद्म नाम था। अंग्रेज पुलिस के पास एक तरफ बलराज नाम का खौफ था, दूसरी तरफ एक अचूक निशानेबाज है जिसे कोई पहचानता तक नहीं था। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की गई थी ना, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो पूरी प्लानिंग, वो पूरा लॉजिस्टिक्स, कौन गोली चलाएगा, भागने का रूट क्या होगा, बैकअप फायर कौन देगा, ये सब उसी दिमाग की उपज थी। पुलिस के लिए आजाद एक ऐसा रहस्य बन चुके थे जो हर जगह मौजूद था, लेकिन जिसे कोई छू नहीं सकता था। वे भेष बदलने में इतने माहिर थे कि कभी साधु, कभी मोटर मैकेनिक, तो कभी पारसी बाबू बनकर पूरे उत्तर भारत में घूमते थे। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि जो मास्टरमाइंड सालों तक पूरे ब्रिटिश खुफिया तंत्र को चकमा देता रहा, वो अचानक 27 फरवरी 1931 को पुलिस के घेरे में कैसे आ गया? चलिए उन स्रोतों की तरफ चलते हैं जो उस आखिरी दिन अल्फ्रेड पार्क की घटना का परत दर परत विश्लेषण करते हैं। हाँ, 27 फरवरी 1931 आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ बैठे थे। वे रूस जाने वाले एक साथी की फंडिंग और कुछ अन्य गुप्त योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक सीआईडी ऑफिसर जॉन नॉटबावर और पुलिस अधिकारी बिशेश्वर सिंह भारी पुलिस बल के साथ वहां आ धमकते हैं। यहाँ पुलिस फाइलों में दर्ज उस मुठभेड़ की जो डिटेल्स हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे ही नॉटबावर ने आजाद की तरफ इशारा किया, बिना एक पल गवाए आजाद ने अपनी जेब से कोल्ट पिस्तौल निकाली। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि दुश्मन कितने हैं। उनकी पहली गोली सीधे नॉटबावर की कलाई में जा लगी, जिससे उसकी पिस्तौल ही गिर गई। बिल्कुल। और जब विश्वेश्वर सिंह ने पेड़ के पीछे से गालियां देते हुए फायरिंग की तो आजाद की गोली ने उसका जबड़ा उड़ा दिया। ये कोई सामान्य गोलीबारी नहीं थी। आजाद बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनकी जांघ में पुलिस की गोली लग चुकी थी और बहुत खून बह रहा था। बहुत दर्दनाक स्थिति रही होगी। लेकिन उस अहसनीय दर्द के बावजूद उनका दिमाग एक सेनापति की तरह काम कर रहा था।
उनका पहला लक्ष्य खुद को बचाना नहीं था, बल्कि अपने साथी सुखदेव राज को वहां से सुरक्षित निकालना था, ताकि संगठन का काम चलता रहे। मतलब आखिरी वक्त में भी संगठन की फिक्र। हाँ, उन्होंने पुलिस को अपनी फायरिंग में उलझाए रखा और सुखदेव राज को वहां से भागने का रास्ता दे दिया। और फिर वो भयानक पल आया जब उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म होने लगी, जब उन्हें एहसास हुआ कि अब सिर्फ एक आखिरी गोली बची है और चारों तरफ से पुलिस का घेरा कस चुका है। तो वो पल कैसा रहा होगा? उस एक पल में उन्हें बनारस की अदालत में खाई गई अपनी वो 15 साल पुरानी कसम याद आई होगी कि अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। बिल्कुल, वो प्रतिज्ञा कि ब्रिटिश साम्राज्य की कोई भी बेड़ी उनके जीते जी उनके हाथों में नहीं पड़ सकती। उन्होंने पिस्तौल की नली अपनी कनपटी पर रखी और खुद को गोली मार ली। वो शरीर से तो गिर गए, लेकिन हमेशा के लिए आजाद ही रहे। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। और आपको पता है, पुलिस उनके निर्जीव शरीर के पास जाने से भी इतना डर रही थी कि उन्होंने पहले उनके मृत शरीर पर गोलियां चलाकर तसल्ली की कि कहीं ये उनका कोई नया जाल तो नहीं है। उफ, इतना खौफ था उनका। अब यहाँ हमारे स्रोतों में एक बहुत ही कड़वी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बहस सामने आती है। धोखे वाली बात। हाँ, अंग्रेज जिस शेर को अपने पूरे खुफिया तंत्र और फौज के दम पर सालों तक नहीं पकड़ सके, उन्हें उस दिन उस पाक में होने की पक्की खबर किसने दी? बिना किसी अंदरूनी सूचना के सीआईडी सीधे उसी पेड़ के पास कैसे पहुंच गई? ये धोखे का वो रहस्य है जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक चुभता हुआ सवाल है। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब है? अंग्रेज जिस शेर को अपने जाल में नहीं फंसा सके, उसे अपनों के ही धोखे ने मार गिराया। देखिए, ये किसी भी अंडरग्राउंड आंदोलन का सबसे दुखद पहलू होता है। हाल ही में सार्वजनिक हुई खुफिया और आईबी फाइलों का अध्ययन करने पर कई थ्योरी सामने आती हैं। हम यहाँ किसी एक पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोतों के तथ्यों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। आईबी के पूर्व अधिकारी धर्मेंद्र गौड़ ने कुछ सीआईडी दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया है कि शक की सुई यशपाल सिंह पर जाती है। यशपाल सिंह, जो बाद में एक मशहूर लेखक बने। हाँ, वही यशपाल। वो उस समय आजाद के करीबी साथी थे। यशपाल पर शक क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वे उस पूरे दौर में बच निकले और बाद में उन्होंने एक सुरक्षित जीवन जिया? ये शक का एक कारण है, लेकिन इसके अलावा भी एचएसआरएस के अंदरूनी पत्रों से पता चलता है कि आखिरी दिनों में संगठन के भीतर विचारधारा और रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे। यशपाल और आजाद के बीच कुछ अनुशासन संबंधी मामलों को लेकर टकराव की भी बात सामने आती है। अच्छा, तो आपसी मतभेद थे? हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज और संगठन के दूसरे सदस्य जैसे विश्वनाथ वैशंपायन का मानना था कि वीरभद्र तिवारी या शिवचरण मैकेनिक जैसे लोगों ने गद्दारी की थी। ये बहुत ही उलझा हुआ विषय है। वीरभद्र तिवारी तो पुलिस का मुखबिर भी माना जाता था, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही गहरी और स्याह सच्चाई की तरफ ले जाती है। ये दिखाती है कि एक अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाना कितना मानसिक रूप से थका देने वाला काम होता है, जहां हर वक्त ये डर लगा रहे कि आपके साथ बैठा आपका अपना साथी ही आपकी मौत का परवाना लेकर घूम रहा है। एकदम सही। इतिहास की कड़वी सच्चाई ये है कि बड़ी क्रांतियां अक्सर बाहर के दुश्मनों से कम और अंदर की दरारों से ज्यादा टूटती हैं। ये हमें ऐतिहासिक यादों पर, या जिसे हम हिस्टोरिकल मेमोरी कहते हैं, उस पर एक क्रिटिकल नजरिया रखने को मजबूर करता है। संसाधनों की कमी और अमानवीय दबाव किसी को भी तोड़ सकते हैं। आजाद की असली महानता इस बात में है कि उन्होंने इस अपार शक, धोखे और दबाव के माहौल में भी इतने लंबे समय तक पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा रखा। बिल्कुल। 15 साल के उस बच्चे की कहानी जिसने बनारस की अदालत में अपना नाम आजाद बताया था, वो एल्फ्रेड पार्क के उस पेड़ के नीचे अपनी आखिरी सांस के साथ पूरी होती है। और उसी दिन से ये देश उन्हें चंद्रशेखर तिवारी नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा। उनकी शहादत ने एक ऐसा जनसैलाब खड़ा कर दिया जिसने आजादी की नींव पक्की कर दी थी। हाँ, उनकी वो कोल्ट पिस्तौल जो आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में रखी है, वो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है। वो इस बात का सबूत है कि एक इंसान की इच्छा शक्ति एक पूरे साम्राज्य से बड़ी हो सकती है। सही बात है। उनकी शहादत के बाद कोई भी युवा पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो स्रोतों के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की हमारी इस चर्चा के केंद्र से ही निकलता है। आइए देखते हैं। इतिहास ने, किताबों ने और हमारी फिल्मों ने चंद्रशेखर आजाद को हमेशा सिर्फ
एक एक्शन हीरो के रूप में याद रखा है। मूंछों पर ताव देते हुए, अंग्रेजों पर गोलियां चलाते हुए, एक बाहुबली के रूप में। लेकिन क्या इस छवि को गढ़ने में हमने उस दिमाग को भुला दिया है? ये सच में एक बहुत ही गंभीर विषय है कि हम अपने नायकों को कैसे याद करते हैं, है ना? ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी भाषाओं का जानकार था, जो रूस की क्रांति का साहित्य पढ़ रहा था, जो भेष बदलने और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने में इतना कुशल था कि उसने एक टूट चुके संगठन को दोबारा खड़ा कर दिया। क्या उसे सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित कर देना उसकी असल बुद्धिमत्ता के साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? बिल्कुल है। जब उस 15 साल के बच्चे ने अपना नाम आजाद रखा था तो वो कोई भावुक फैसला नहीं था। वो एक बहुत ही गहरी सोच थी, एक ऐसी सोच और एक ऐसी रणनीतिक गहराई जिसे आज के दौर में फिर से समझने और उसका सम्मान करने की जरूरत है। ये सच में हमें अपने इतिहास को दोबारा देखने पर मजबूर करता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस स्रोतों के अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पन्नों को पलटते रहिए, अपने नायकों को उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ समझने की कोशिश कीजिए